नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की उम्दा, बेहतरीन और खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ कहानीकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी लकीर। उर्मिला शिरीष जी का रचना संसार बहुत ही व्यापक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी लकीर। आइए आइए, मैंने कितनी बार आपको फ़ोन लगाया और खबर भिजवाई थी कि एक बार आकर आप हमारी दुकान देख लें। प्रतिभा के चेहरे पर खुशी और उत्साह का भाव झलक आया। अपनी खुद की दुकान होने की गर्वानुभूति, अपनी पहचान का गौरव, अपने आत्मनिर्भर होने का अभिमान। लेकिन एक क्षण बाद ही उसका चेहरा बुझ गया। उसकी उजली हंसी गायब हो गई, आंखें छलछला आईं। मुझसे सामना होते ही वो भावुक हो उठी। भावुकता की वो पतली रेखा उसकी गोल नाक से होती हुई आंखों से बहने लगी। इतने वर्षों का मुझे ये सिला मिला, इस तरह घर से बेइज्जत करके निकाल कर। मुझे फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ रही है। आपने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। कितना मुश्किल होता है स्वयं को समझाना। मैं इनका लड़का होती तो क्या उसे ये सेटल नहीं करते। टप टप टपकते आंसुओं को उसने साड़ी के पल्लू से पोंछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लालिमा उतर आई थी। उसका पति स्टूल पर बैठा था। मैंने नज़र उठाकर देखा। एक छोटी सी उदास दुकान, सीधी सपाट, रैक्स अलबत्ता बनवाली थीं, पर आधे से ज़्यादा खाली पड़ी थीं। एक तरफ कोर्स की किताबें थीं, दूसरी तरफ अन्य विषयों की हिंदी अंग्रेजी की मिली जुली किताबें। बहुत ही सस्ते वाले पेन, पेंसिल, रबर, बच्चों के कंपास। देखिए, हमारे पास माल भी नहीं है, ना नगद उठाने के लिए पैसा, ना उधारी के लिए विश्वास। जो प्रकाशक वहाँ किताब देते थे उन्होंने मना कर दिया है। हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो दुकान खरीदने में लगा दी। उसकी 2 वर्षीय बच्ची उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी और पति उसको बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गर्मी और उमस के कारण वहाँ बैठना असह्य हो रहा था। दुकान तो अच्छी जगह पर है, मैंने बेमन से कहा। अच्छी जगह से क्या, चलनी तो चाहिए। यहाँ पीछे वाली लाइन में कम ही लोग आते हैं, उसने अफसोस जताते हुए कहा। आजकल शो बिजनेस का ज़माना है, एक से एक शानदार दुकानें हैं, उनके सामने हमारी ये दुकान। तुम्हारा नाम तो है, तुमने हिम्मत नहीं हारी और विश्वास रखा। अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। जीतने के लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। निश्चय ही ये कठिनाई भरा समय है, कठिन, चुनौतीपूर्ण। तुम्हें लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। जीतना तुम्हारे लिए चुनौती है। क्या तुम नहीं जानती कि तुम आधी पराजित तो उसी समय हो गई थी जब तुम्हारे जन्म के बाद बेटे की आशा में एक और बेटी आ गई थी। जीत कर मिलेगा भी क्या? उन्होंने तो इतना बदनाम कर दिया है कि। वो मेरी बात को काटते हुए बोली और फपक कर रो पड़ी। हमेशा खिलखिलाती हुई प्रतिभा को यह रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती थी उसके भीतर तूफान ठहरा हुआ था। वो अपना दुख, क्षोभ, अपमान और पराभव को किसी के साथ बांटना चाहती थी। अपने पक्ष में खड़े व्यक्ति के सामने अपना विश्वास लौटाना चाहती थी। मैं प्रतिभा को वर्षों से जानती हूँ। बीए के बाद आगे की पढ़ाई स्थगित करके अपने पैतृक व्यवसाय में पूरी तरह से स्वयं को लगा दिया था। उसका मानना था कि एमए करके भी वही काम करना है तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस ही करूं। पापा कब तक और कितना करेंगे। किताबों के सिलसिले में ही मेरा उससे परिचय हुआ था। पूरे शहर की गिनी चुनी नामचीन दुकानों में से एक। कोई भी पुस्तक चाहिए हो, प्रतिभा से एक बार कहना भर होता था। वो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही नौकर को हिदायत देती, यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ नहीं, तीसरी रैक पर, ऊपर जा। अरे बुद्धू, एक किताब नहीं मिलती तुझे। अंकल ठहरिए, मैं लाती हूँ। मैडम, आप लिखवा दीजिए, मैं फ़ोन करके आपको बता दूंगी। बीच बीच में वो हंसती जाती, बातें करती जाती। उसके हाथों में जादू था। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। कौन सी किताब कहाँ रखी है उसको मुँह ज़बानी याद रहता था। वो दौड़ दौड़ कर काम किया करती थी। बिल काटना, किताबें रखवाना, ऑर्डर लेना, सारे ग्राहकों से डील करना और कोई भी ग्राहक खाली ना लौटे, इस बात का खास ख्याल रखना। और आज उसी प्रतिभा को यूँ पस्त हाल में देखकर सचमुच मेरा मन क्षोभ से भर उठा।
तुम्हारे जाने के बाद गुप्ता जी का क्या होगा, मैं उससे अक्सर छेड़ती थी। मैं कहाँ जाऊंगी, वो हंसते हुए कहती। शादी नहीं करोगी? अभी तो नहीं, छोटी बहन पढ़ रही है, पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। शादी इसी शहर में करूंगी, पापा को यूं अकेला छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगी। वो अपने पापा को स्नेह से देखती हुई कहती। दुनिया में उसके लिए पापा से बढ़कर कोई न था। मैंने उसका नाम मजाक मजाक में सेठानी रख दिया था, पढ़ी लिखी सेठानी। और एक दिन खबर मिली कि प्रतिभा की शादी हो गई है। अब क्या होगा? मुझे प्रतिभा के बिना दुकान सुनी सुनी लगती। दुकान की सारी रौनक ही जैसे खत्म हो गई थी। उसकी खिलखिलाहट भरी गूंजती हुई आवाज़, छोटी कदकाठी के साथ ऊपर नीचे दौड़ती वो। दुकान में पहली बार मैंने खालीपन देखा था। शायद मेरी तरह और भी लोग उसकी कार्यकुशलता के आदी हो चुके थे, और उसके न होने पर काम की गति में जो अवरोध आ गया था वो प्रतिभा के अलावा कौन तोड़ सकता था। दुकान वही थी, किताबें वही थीं, लेकिन प्रतिभा की अनुपस्थिति ने उसके अस्तित्व को हिला दिया था। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व ही मायने रखता है। ये विचार मेरे मन को बार बार उद्वेलित कर रहा था। बिजनेस ठप हो गया है, पर क्या करें, नया लड़का रखा है, सीखने समझने में वक्त तो लगेगा। अपने बिजनेस के पीछे उसे कुंवारी थोड़ी बैठा सकते थे। बहुत चाहा कि लड़का यहीं का मिल जाए, पर संयोग ही न बना। गुप्ता जी उदास और थके हुए लग रहे थे। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, बड़ी दिक्कत होती है, उसे सब कुछ याद रहता था। वे प्रतिभा की कमी को गहराई तक महसूस कर रहे थे। पिता को व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे या कोई इतनी जल्दी सीख नहीं सकता था, लेकिन प्रतिभा जिस तरह से काम करती थी और करवाती थी, वो हुनर, वैसी तत्परता किसी में न थी। जब तक लड़के किताब ढूंढ कर लाते तब तक ग्राहक चला गया होता। तेज रफ्तार से भागते हुए इस समय में कोई भी इंतज़ार नहीं करना चाहता था, इसीलिए लोगों का आना अपेक्षाकृत कम हो गया था। इधर प्रतिभा अपनी ससुराल में खुश थी। पति नौकरी में था, उसके लगातार टूर रहते थे। अपने इस नए जीवन को वो सचमुच एंजॉय कर रही थी। बेटा कुछ दिन के लिए आ जा, हर हफ्ते पिता का फ़ोन पहुंच जाता। पापा यहाँ भी तो देखना पड़ता है, बार बार आना जाना, पैसे का नुकसान होता है। ये लोग भी सोचेंगे कि अपने पापा का नुकसान दिखता है इसको। मैं बात करूं, इंदौर कौन सी दूर है? पापा, मैंने तभी कहा था कि मेरी शादी बाहर मत करो। आप पर काम का बोझ आ पड़ा है, मुझे आपकी चिंता रहती है। अकेले कैसे संभालते होंगे, मैं समझ सकती हूँ पापा। ऐसा कर, तू यहीं रहने का मन बना ले, बात करके देख घर वालों से। पापा, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं अपने कारण राजेश को वहाँ बुलाऊं? उनके पेरेंट्स और ये घर, वे सब क्या कहेंगे? माता पिता को वहीं रहने दे, तू यहाँ एक छोटा सा फ्लैट ले ले, राजेश यहाँ आते जाते रहेंगे। पापा, आपने तो कह दिया, पर सोचकर देखो, क्या इतना आसान है सब कुछ? 6-8 महीने यूं ही चलता रहा। प्रतिभा 15 दिन ससुराल में रहती तो 15 दिन मायके में। आते ही वो स्वयं को दिन रात दुकान में झोंक देती। पुराना हिसाब किताब, किताबों की व्यवस्था, सारी चीज़ें पापा को समझाती। घाटा देखकर उसका मन दुखी होने लगता। किताबों का बेतरतीब ढेर, न कोई ढंग से जमाता, न सुव्यवस्थित रखने की कोशिश नजर आती। एक नहीं 4 लड़के रख लें, पर कोई तेरी तरह काम कर पाएगा? तुरंत फुरत किताबें देना, ग्राहकों को बताना कि कौन सी किताबें कहाँ हैं। पापा असहाय होकर कहते। 2 नावों पर सवार प्रतिभा का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा था। मैं बात करके देखूं? बस में बैठाते हुए गुप्ता जी ने कहा। पापा, आपको सबके साथ बात करनी होगी। अच्छा बता, तेरा पूरा परिवार यहीं शिफ्ट हो जाए तो वहाँ क्या रखा है? उनका मन टटोलना होगा, उन्हें आश्वस्त करना होगा। वर्षों से जमी जमाई फैमिली क्या अपनी गृहस्थी छोड़कर यहाँ आ पाएगी? मकान लेना पड़ेगा, जरा भी परेशानी होगी तो सारा दोष आपके मत्थे मढ़ देंगे। बात बनती बिगड़ती रही। प्रतिभा उसी तरह आती जाती रही। हाँ, इस बीच वो गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसका आना जाना कम हो गया था। गुप्ता जी को अच्छा बहाना मिल गया था कि पहली डिलीवरी मायके में होनी चाहिए। कहकर वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन प्रतिभा के लिए ससुराल का माहौल कुछ गर्म और तनावग्रस्त हो गया था। पापा टेंशन में हैं। क्यों? वे चाहते हैं कि हम सब वहीं सेटल हो जाएं। 2 रिश्तेदारों का साथ परिवार को मजबूती ही देगा।
इसलिए कि तुम्हारे बिना उनकी दुकान नहीं चल रही है, राजेश ने हंसते हुए कहा। मुझे भी तो काम करना ही होगा, इससे अच्छा वहीं काम करूं, मेरी रुचि का काम होगा। तुम्हारे जीजाजी इंजीनियर नहीं हैं, मेरा दुकान पर बैठना क्या तुम्हें ठीक लगेगा? मैं अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं? भले ही मैं प्राइवेट कंपनी में हूं, पर इसमें मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट तो है। वे इसी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया शोरूम खोलना चाहते हैं। हो सकता है आगे चलकर हम अपना पब्लिशिंग हाउस खोल लें। तो तुम करो उनके साथ काम, मुझे क्या लेना देना? राजेश ने अपनी बात रखते हुए कहा। वो पिता पुत्री के बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन पिता पुत्री के तनाव उसके जीवन पर हर पल अपना प्रभाव डाल रहे थे। कहीं कोई बात थी जो प्रतिभा को पिता की तरफ खींच रही थी। अंततः प्रतिभा का पूरा परिवार भी यहाँ आ गया और एक बार फिर प्रतिभा दुकान पर अपनी चिर परिचित मुद्रा में बैठी नजर आने लगी। आसपास किताबों का ढेर और उनके बीच छोटा सा सिर निकाले मुस्कुराती आवाज़ें लगाती किताबों के संसार में खोई प्रतिभा। उसकी खनकती आवाज़ दुकान में फिर गूंजने लगी और दुकान फिर व्यवस्थित नजर आने लगी। उसकी नाजुक उंगलियों का स्पर्श पाकर रंग बिरंगी विभिन्न आकार प्रकार की किताबें जादुई आलोक बिखेरती अभिभूत करती नजर आने लगी थीं। लगता था कि प्रतिभा और किताबें एक दूसरे के लिए बनी हैं। संभवतः 3-4 महीने के अंतराल आया होगा जब मैंने उसे किताबों के ढेर में से किसी किताब को ढूंढते हुए देखा था। फिर आज ये क्या देख रही हूँ? तेजी से बढ़ते मेरे कदम यकायक थम गए। क्या मैं किसी और दुकान में आ गई? मैंने सिर उठाकर पुनः दुकान का बोर्ड पढ़ा। दुकान तो सही है। दुकान के बीच एक किताबों की दीवार बना दी गई है। दुकान 2 हिस्से में बटी थी। मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाया गया था। देखती क्या हूँ, एक तरफ प्रतिभा बैठी थी, दूसरी तरफ उसकी माँ। महाभारत का ये फीमेल ड्रामा। ये क्या? मैं स्तब्ध थी। करीने से सजी रैक अब ऊबड़ खाबड़ दीवार बन गई थी। बंटवारा, प्रतिभा जोर से हंसती। उसकी हंसी में व्यंग था, खोखलापन था, गहरी वेदना थी। ये कैसा बंटवारा? किसके बीच बंटवारा? निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है। मेरा मन खटका। मेरे और पापा के बीच। वो जोर से हंसी। मजाक कर रही हो? सच कह रही हूँ मैडम, इधर का हिस्सा मेरा, उधर का पापा का। क्यों? मैं अब भी आश्चर्यचकित थी। शादी जो हो गई है, मैं पराई हो गई हूँ। मेरा परिवार अब वो है। मैं तो सदा से पराए घर की थी। इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन आज सबसे बड़ी सच्चाई यही है। पैसे का मामला ऐसा ही होता है। उसमें संपत्ति के लिए सगे भी पराए हो जाते हैं। लड़के वालों का मैं मजाक बनाती थी, नफरत करती थी, पर आज उसी दलदल में मैं बैठी हूँ। वो बड़े बुजुर्गों की तरह बोल रही थी। लेकिन नौबत यहाँ तक कैसे आ पहुँची? पापा को हर बात में हिसाब चाहिए होता। बात बात में टोका टाकी करने लगे। अब मैं पापा की आज्ञाकारी बेटी नहीं रही थी। जब इतना ही अविश्वास है तो साथ में काम करना बेकार है। पहले जो जिद करके जोर देकर यहाँ बुलवा लिया, फिर कहते हैं कि नहीं करवाना काम। अजीब तमाशा है। मैंने कहा मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने काम के साथ आपका काम भी संभाले रहूँगी। छोटी सी कुर्सी पर धंसी बैठी प्रतिभा की आंखों में चारों ओर काले गड्ढे हो गए थे। चेहरा पिचका हुआ लग रहा था। उसका पेट निकला हुआ था और बात करते हुए भी वो हाँफ रही थी। छोटा सा पंखा उसके सिर पर चल रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। इन दोनों उसे आराम की ज़रूरत थी, पर वो अपनी शक्ति से ज़्यादा काम कर रही थी। मैंने सिर्फ स्कूल कॉलेजों की किताबें ली हैं, मुझे खामोश देखकर वो बोली। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आती थी। मैं हूँ तो? वो फिर खिलखिलाकर बोली, अपनी व्यथा छिपाते हुए। लगा बादलों के टुकड़े उसकी आंखों में ठहर गए हैं। हाँ, अब मैं उधर जाकर आपके लिए किताबें नहीं निकाल सकती। पापा ने भारत पाक की सीमा रेखा बना दी है। मैं क्या करूँ? उसने अपनी बदामी हो गई पलकों से आंसुओं को ढांप लिया। इतनी सख्त पाबंदी? बिल्कुल। इंसान का आत्मसम्मान भी कुछ होता है या नहीं? मम्मी संभाल तो रही हैं। पारिवारिक विवाद तो सुने थे, भाई भाई में, पिता पुत्रों में, कानूनी लड़ाइयाँ भी सुनी थीं, पर पिता पुत्री के दरमियान व्यावसायिक विवाद मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। प्रतिभा की आत्मीयता, विनम्रता, काम के प्रति समर्पण भाव मेरे लिए वहाँ जाने का कारण था। अन्यथा
पुस्तकें तो कहीं से भी खरीदी जा सकती थीं। दूसरी तरफ गई तो देखा एक ऊंची सी कुर्सी पर उसकी माँ विराजमान थीं। चौड़ा भरा हुआ चेहरा, ऊंचा माथा, बड़ी सी बिंदी, सीधा पल्लू, तनाव से खिंचा गोरा चेहरा, कसी हुई चूड़ियाँ और अंगूठियों से भरी अंगुलियों में थमी कलम जो बार बार इधर उधर गिर जाती थी। ग्राहक किताबों के बारे में पूछते तो वो लड़के पर हुक्म चला देती या स्वयं देख लेने का आग्रह करती। लड़का किताबें लाकर देता, फिर वो बिल बनाती जिसमें कमीशन का हिसाब गड़बड़ा जाता। ग्राहक उन्हें खुद समझाता, हिसाब बनवाता, फिर वो लॉक वाली टेबल की ड्रॉर खोलती, आराम से पैसे निकालती, रखती या वापस करती। इतनी देर में ग्राहक ऊब कर समय बर्बाद हो गया सोचकर 10 बार इधर उधर देखता। जल्दी करिए, कहता हुआ झुंझलाता। गुप्ता जी कहाँ हैं? मैंने अस्त व्यस्त बिखरी किताबों की तरफ क्षोभ भरी निगाहें फेंकते हुए पूछा। बीमार हैं। क्या हो गया? बस ऐसे ही बुखार, कमजोरी, रात दिन काम में लगे रहते हैं, आंखों में भी कुछ तकलीफ है। प्रतिभा संभाल लेती थी तो आप लोगों को आराम था। मेरी इस बात से वो एकदम सतर्क हो गई, फिर कुछ रुक कर बोली, अब तो उसे अपना अपना दिखता है, सयानी हो गई है, ससुराल वाले सगे हो गए हैं, माँ बाप का क्या, मरे या जिए? वो क्षोभ तथा वेदना से भरकर जोर जोर से खिसिया कर बोले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि माँ का हृदय अपनी उपेक्षा से दुखी था या प्रतिभा द्वारा अपने ससुराल वालों का सपोर्ट करने से। वो तो अच्छी बात है कि वो ससुराल वालों को पटाकर चल रही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि ससुराल जाना है, उनसे पटाकर चलना है, माँ बाप का घर तो पराया होता है। बेटी को पराए घर की लड़की कहा ही गया है। इस परंपरागत परायेपन को अपनाने में इतनी तकलीफ क्यों? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि माँ बाप को ही ठिकाने लगा दो, उनके मरने से पहले ही उनकी अर्थी तैयार कर दो। पुराने ज़माने में लोग इसीलिए तो लड़कियों को हिस्सेदार नहीं बनाते थे और 4 गांव दूर ब्याहते थे। लड़के तो मरने तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन लड़कियां तो जीते जी मार डालने में भी संकोच नहीं करती। वो कटाक्ष पर कटाक्ष किए जा रही थी। उनकी बातों में कसैलापन तो था ही, आवाज़ में भी विक्षोभ भरा था। सारी लड़कियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। लगता है आप प्रतिभा से नाराज़ हैं। नाराज़ नहीं, दुखी हूँ, बदनसीब हूँ। दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो ससुराल वालों से अपने बाप को पिटवाए? मेरा सुहाग छीनने की कोशिश की है उसने, मैडम जी। क्या? प्रतिभा ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वैसे आप क्या, कोई नहीं मानेगा? वो ऐसी नहीं है, ज़रूर कोई और बात होगी। मैं अपनी लड़की को अच्छे से जानती हूँ या आप? उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा। आखिर बात इतनी कैसे बढ़ गई, आखिर मुझे ही पूछना पड़ा। इसी दुकान के कारण। वो बैठी तो है, आप पूछ लें। जैन मंदिर पर ऐसा तमाशा हुआ कि, कहकर वो अपनी आंखें पोंछने लगी, फिर स्वयं को संभाल कर बोली, इसके सास ससुर ने पहले तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। गुप्ता जी से कुछ कहा सुनी हो गई तो दामाद और समधी ने मिलकर उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। गुप्ता जी इस सदमे और अपमान को सहन नहीं कर पाए, तभी से अस्पताल में पड़े हैं। बार बार अपना पल्लू संभालती और आंचल से आंसू पोंछती मिसेस गुप्ता बेहद विचलित दिखाई दे रही थीं। अपमान का घाव रिस रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। गुप्ता जी जैसा सीधा सज्जन आदमी जो कभी किसी से जोर से ना बोलता हो, फिर घर का मामला सड़क पर आ जाए। घटिया स्तर पर उठाकर इस तरह तमाशा करना, पुलिस और कोर्ट तक पहुंचना। मैं हतप्रभ थी। अरे हमारे मरने का इंतज़ार तो किया होता, हम तो देते ही। कोई हमारा लड़का तो है नहीं, और इंसान छाती पर तो रख कर ले नहीं जाता। पर अभी से हमें तुम निष्कासित कर दो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमें भी तो जिंदा रहना है, छोटी लड़की की शादी करनी है। उनका क्षोभ, व्यथा में डूबी आंखें, प्रतिभा का निश्चल चेहरा, उनकी सफ़ेद पड़ती आंखें, उसका निष्कलुष व्यवहार, उसकी निष्कपट हंसी। मेरा मन मानने को तैयार न था कि प्रतिभा ऐसा निर्दय कदम उठा सकती है या ऐसी ओछी हरकतें करवा सकती है। जिस लड़की ने अपनी पढ़ाई इस व्यवसाय के लिए छोड़ दी हो, जो शादी के बाद भी अपनी खुशियों तथा जिम्मेदारियों को दरकिनार कर पिता का भार हल्का करने के लिए आती जाती रही हो, जिसने पिता की खातिर अपने ससुराल वालों को घर तथा शहर छोड़ने के लिए राजी किया हो, वो ऐसा करेगी?
क्या ससुराल वालों के कहने पर प्रतिभा ऐसा कर रही है? उसका दिमाग तो नहीं फिर गया? बहकावे में तो नहीं आ गई? कहीं वे लोग तो पैसे की मांग नहीं करते? मेरा मन कड़वा हो गया था और व्यथित भी। लोग कहेंगे लड़कियां ऐसी ही होती हैं जैसी प्रतिभा। लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? पौराणिक काल से लेकर आज तक, सदियों से लेकर अब तक, महाभारत में द्रौपदी को अपमानित होना पड़ा था। पुरुषों की महत्वाकांक्षाओं, सत्ता, शक्ति, मान अपमान, अभिमान के कारण पतियों द्वारा जुए में हारकर भरी सभा में निर्वसन द्रौपदी होती है, तो उधर रावण द्वारा हरण की गई सीता को राम ने निर्वासित कर दिया, तो अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। लड़कियां ही बनती हैं कारण, शिकार। समय, समाज और व्यवस्थाओं के बीच फंसी ये लड़कियां। और आज मैं प्रतिभा को देख रही थी, जो अपने पिता के दुख और अपमान का कारण मानी जा रही थी, जबकि असली कर्ता उसके पिता थे। उसने तो कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था और यही दुख का कारण था। फिर भी मेरे मन में संदेह और जिज्ञासा थी, सच्चाई की तह तक पहुंचने की चाह थी। दूसरा मन कहता, मैं कौन होती हूँ उनके बीच में पड़ने वाली? मुझसे तो दोनों ही अच्छी तरह से मिलती हैं, बात करती हैं। मुझे किसी को लेकर परेशान होने या बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? करीब 2 माह पश्चात फिर अपने काम के सिलसिले में वहाँ से निकलना हुआ तो दुकान की तरफ मेरे कदम अनायास ही बढ़ते चले गए। दुकान बंद थी, ताला लगा था, सील बंद। शटर पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, कृपया ग्राहक नए पते पर संपर्क करें। क्या हो गया? कोर्ट ने ताला लगा दिया है। क्यों? बेटी ने मुकदमा जो ठोंक दिया है अपने हिस्से के लिए। बगल वाले दुकानदार ने किंचित हंसते हुए कहा। आसपास खड़े 3-4 आदमी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अपने अधिकार के लिए आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां कोर्ट तक जाने लगी हैं, दुकानदार ने कुटिलता से कहा। लगा वो प्रतिभा के बहाने सारी लड़की जाति पर कटाक्ष कर रहा था। पिता का भी तो दोष रहा होगा, मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा। पिता जीते जी अपनी संपत्ति कैसे दे देते? वो वाक्य को खींचते हुए बोला। समझ गई, पिता का पक्ष मजबूत था, समर्थन भी पिता को मिला हुआ था और सहानुभूति भी। दोषी लड़की थी, घृणा लड़की के प्रति थी, व्यंग लड़की के लिए था। पारिवारिक लड़ाई का मजाक सार्वजनिक रूप से उड़ाया जा रहा था। सत्य जानने की प्रबल उत्सुकता लिए मैं लिखे हुए पते पर जा पहुंची। और किसी का मामला होता तो शायद मैं वहीं से लौट पड़ती। चूंकि प्रतिभा का मामला था और उसके लिए ये सब सुनना जैसे मेरे अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा था। पता नहीं उस दुकानदार की बातें मुझे अपने ऊपर चुभती क्यों लग रही थी। शहर भर में चर्चा रही, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा और मैं अनजान रही। जब हम दिए गए पते पर पहुंचे तो दोपहर के 3 बज रहे थे। धूप तीखी थी, गर्मी के कारण पसीना पसीना हो रहे थे। बाहर बड़ा सा पेड़ लगा था और उसी पर दुकान के नाम का कागज चिपका हुआ था। बैठक में बड़े बड़े रैक रखे थे बेतरतीब से। कहीं किताबों का ढेर था तो कहीं पत्रिकाओं का। किताबें ना हो गोया कचरा घर हो। ये सब क्या बताएं साहब, मैंने देखा। गुप्ता जी सूख कर आधे रह गए थे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें अंदर धंसी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। चिंता और अपमान आदमी को इस तरह जला देता है जैसे आग की लपटों से झुलसा हुआ हरा भरा वृक्ष। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या बताएं, औलादें जो न करवाएं। गुप्ता जी कराहती हुई आवाज़ में वितृष्णा से बोले। सिर्फ औलादें ही दोषी होती हैं? शैलेश ने पलटवार किया। ऐसी लड़की होगी दुनिया में जिसने संपत्ति के लिए अपने ही पिता को कोर्ट में खड़ा कर दिया? संपत्ति के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए। आप क्या चाहते थे? ईमानदारी से सोचकर बताएं। क्या उसे अपने पति तथा परिवार को छोड़ देना चाहिए? अपने परिवार की जिम्मेदारी वो कैसे निभाए? वो दोबारा किसके कहने पर और क्यों लौटी? मान लीजिए वो सबको छोड़कर आ भी जाती तो क्या आप उस पर विश्वास करते? आप उसके काम से खुश रहते? संदेह का कीड़ा आपके भीतर है गुप्ता जी। आपकी नीयत में खोट है। आपको बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है। आपने उसे एक प्रतिस्पर्धा की तरह देखना शुरू कर दिया है। आप चाहते हैं कि वो पहले की तरह सिर्फ आपके लिए कमाए, काम करे। शैलेश गुप्ता जी के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। गुप्ता जी ने एक लंबी सांस भरी और खामोशी से इधर उधर देखने लगे।
इस लड़ाई में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कोर्ट ने ताला लगा दिया है। हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहते? जिंदा तो रहना है, इसलिए जैसा भी बन पड़ा यहीं से काम शुरू कर दिया। बिक्री तो ठप है, गोदाम में जो किताबें पड़ी थीं उन्हीं से काम चला रहे हैं। हमारा ही निर्णय हमारे पांव पर कुल्हाड़ी का वार कर बैठा। यही सब आपका लड़का करता, तब आप क्या करते? आजकल लड़के भी तो माँ बाप को लात मार कर निकाल देते हैं। चूंकि प्रतिभा पहली है इसलिए आपने सारी बातों को दिल पर ले लिया है। क्यों नहीं आपने एक लड़के की तरह उसको सेटल किया, उसका हिस्सा दिया? दे तो दिया था। क्या शादी में खर्च किया था? नकदी दी थी, जेवर दिए थे। ये सब क्या लड़के की शादी में खर्च नहीं होता? बहू को जेवर नहीं चढ़ाते आप? बहू का जेवर तो अपने ही घर में लौट आता है। गुप्ता जी नजरें चुराकर बोले। वाह गुप्ता जी वाह, यहीं आकर आपकी सोच और संकीर्ण दृष्टि का पता चलता है। प्रतिभा के अंदर आपने कभी असुरक्षा का भाव देखने की कोशिश की? उसकी मेहनत का हिसाब लगाया? उसके उन वर्षों को गिना जो उसने इस दुकान में लगाए थे? उसे इतनी बारीकी से क्या सोचना था? आखिर में तो इन्हीं सबको मिलना था ये सब। कब? जब आप मरते तब ना। और अभी आपको 30 साल तक कुछ नहीं होना है। तब तक वो आपके यहाँ नौकरों की तरह काम करती रहे, ससुराल वालों के ताने सुनती रहे। शैलेश रोष में बोले। लेकिन ये सब बदनामी हुई सो, पैसा बर्बाद हुआ, कब कोर्ट फैसला सुनाएगा, कब दुकान खुलेगी? आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। कभी आपने पहल की अपनी तरफ से? हमारे मन से वो निकल चुकी है। इससे अच्छा तो हम बे औलाद होते, श्रीमती गुप्ता ने तड़पते हुए कहा। प्रतिभा चारों तरफ से कटघरे में खड़ी थी। वो पत्थर की तरह कठोर थी, बेईमान थी, धोखेबाज थी, अपने पिता की दुश्मन थी, विरोधी थी, परिवार का सर्वनाश चाहती थी। पूरा समाज उसे इन्हीं विशेषणों से अलंकृत कर रहा था। उसे चारों तरफ से कुचला तथा दुत्कारा जा रहा था, गिराया जा रहा था। खड़े होने के पहले ही उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट की जा रही थी ताकि वो जीवन भर खड़ी ना हो सके और आत्मग्लानि में डूबकर भाग जाए या आत्महत्या कर ले। ये किताबें आपके पास कहाँ से आईं? गोदाम में पड़ी थीं। और प्रतिभा के हिस्से में? दुकान में बंद है। तो वो क्या कर रही है? हमें क्या पता? आपको नहीं पता? बाहर में जाए या चूल्हे में, हम जीते जी उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। उसके लिए हम मर गए हैं और हमारे लिए वो। मिसेस गुप्ता ने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा। क्या ये वही माँ बाप हैं जिन्हें मैंने पहले देखा था? इनकी सज्जनता के भीतर इतनी कालिक और कठोरता। गुप्ता जी और उनकी पत्नी अपने को सही सिद्ध करने में तर्क पर तर्क दिए जा रहे थे। फिर महीनों तक मेरा जाना नहीं हो पाया। एक आदर्श, प्रतिष्ठित, धार्मिक परिवार का ऐसा पतित रूप देखकर मन क्षोभ से भर गया था। प्रतिभा के प्रति उनका कठोर रवैया भी मुझे उद्वेलित करता रहा। लेकिन आज प्रतिभा फिर मेरे सामने थी। उसी तरह हंसते हुए उसने स्वागत किया था, मगर वक्त ने उसे परिपक्व बना दिया था। उसके चेहरे पर बीती जिंदगी की छाप थी, उदासी थी, उद्विग्नता थी, माथे में चिंता की लकीरें थीं। इंसान बाहर वालों से हार भी जाए तो इतना नहीं टूटता जितना कि अपनों से जीत कर। पापा मम्मी से मिली थी आप? बहुत पहले। क्या कह रहे थे? क्या कहेंगे? पता नहीं कितनी देर तक हमारे बीच बेचैन खामोशी पसरी रही। हम लोग इधर उधर देख रहे थे, बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे। ऊपरी तौर पर सतही लगने वाली लड़ाई गंभीर मुद्दे छुपाए हुए थी जिन्हें सिर्फ पारिवारिक या व्यक्तिगत कहकर नहीं छोड़ा जा सकता था। मैडम, आप यकीन कर सकती हैं कि माँ बाप भी इतने कठोर हो सकते हैं? प्रतिभा ने मेरे चेहरे पर निगाहें गड़ाकर कहा। संभवतः वो अपनी स्थिति साफ करना चाहती थी। मेरी गोद में 3.5 माह की बच्ची थी। इस बच्ची का ख्याल किए बगैर मुझे घर से निकाल दिया था, बाकायदा धक्के देकर। मेरे नाम जितना पैसा जमा था सैलरी के नाम पर वो भी ले लिया था, ये कहकर कि तुम्हारे लिए दुकान खरीद देंगे। मेरी खातिर इनका परिवार भी यहीं आ गया था। किराए का मकान लेना पड़ा। फिर इनकी नौकरी भी छूट गई। जब दुकान का बंटवारा हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों मिलकर इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। राजेश मैनेजमेंट का काम देखते थे। मैंने पापा से कहा कि राजेश को जितनी सैलरी कंपनी देती थी उतनी तो मिलनी चाहिए। उसके लिए भी तैयार ना हुए। फिर तो छोटी बड़ी बातें बढ़ती गईं। कहने को तो बहुत मामूली और टुच्ची बातें लगती हैं, लेकिन पापा ही मेरा हक छीन रहे थे।
उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई कि कहीं हम लोग उनसे आगे ना निकल जाएं। मुझसे कहते कि मैं अपने ससुराल वालों को बहका रही हूँ, कभी कहते तेरे ससुराल वाले तेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। इन्हीं बातों पर विवाद बढ़ता गया तो उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की कि मुझे बताने में भी शर्म आती है। वो कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर बोली, पापा का वो रूप देखकर मैं शर्म से गड़ गई थी। इतना बड़ा आदमी और ऐसा झूठ। राजेश और उनके मम्मी पापा की शिकायत करवा दी कि वो दहेज मांग रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने इन लोगों के खिलाफ बयान नहीं दिया तो नाराज हो गए। आखिर मैं झूठ क्यों बोलती? उन्हें लगता रहा कि मैं उनकी लड़की हूँ तो हर हाल में उन्हीं का साथ दूंगी। लेकिन जब मैं नहीं मानी तो धक्का देकर निकाल दिया था। तब ये लोग मेरे बचाव में आए। मैडम, हम लोगों के जीवन मरण का सवाल था। हम लोग सड़क पर आ गए थे, एकदम बेकार। जब सारी स्थितियां हाथ से निकल गईं तब मुझे ही आगे बढ़कर अपने लिए लड़ना जरूरी लगा। मेरे साथ 4 लोगों का जीवन है, सभी का भविष्य जुड़ा है। कहाँ जाते, क्या करते? उन्हें तो 24 घंटे का फ्री का आदमी चाहिए था मेरे रूप में, जो 3 आदमियों का काम एक साथ करता था। इसके बाद भी वे शांत नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तो वहाँ भी चालाकी से काम लिया। चुपचाप रातों रात गोदाम में से किताबें निकाल लीं। आपने देखा वहाँ जाकर? उसकी बच्ची उसके पीछे लगातार उसे खींच रही थी। गर्मी के कारण वो बेचैन थी, शायद प्यासी भी। किसी तरह हम दोनों ने ये दुकान खरीदी और इसी को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, चाहे कितने भी कानून बन जाएं, लड़कियों के लिए माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का कुछ नहीं मिलने वाला। सदियों से चला आ रहा ये समाज है ना, इन कानूनों को भी ताक पर रख देता है। हर युग में मनु जिंदा रहते हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो या अन्य रूप में। प्रतिभा आंसू पोंछते हुए बोली, सचमुच सब कुछ सूना सूना लग रहा था। खाली दुकान, बिखरा सामान, प्रतिभा का यूं खड़े खड़े रोना, उसे इस रूप में मायूस और हताश देखना, माता पिता का ऐसा निर्मम व्यवहार। और इधर व्यवसायी पिता ने मेजनीन फ्लोर पर, जिस पर कोर्ट ने ताला लगाया हुआ था, उसी के ऊपर एक शानदार खूबसूरत दुकान बनवाकर अपने व्यापार को दुगना बढ़ा लिया था। कंप्यूटर लिस्ट बनाई जा रही थी। जब कोई प्रतिभा के बारे में पूछता तो वो अपनी लड़की द्वारा किए गए कोर्ट केस को बताना नहीं भूलते। वो ये भी नहीं भूलते कि उनकी लड़की अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अब मकान पर हक मांग रही है। देखा जाए तो इस बूढ़े होते पिता को तत्कालिक सहानुभूति तो मिल ही जाती थी, और जानते हुए भी कि ये समाज, रिश्तेदार, परिवार प्रतिभा का कदाचित साथ नहीं देगा, फिर भी वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगी, प्रतिभा कह रही थी। अपने द्वारा किसी आदमी का करियर बर्बाद होते दिल जलता है। मैडम, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, न मम्मी पापा की विरोधी। फिर भी मैं अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगी। ये मेरा अपना सत्य है, मेरा संघर्ष है, मेरी लड़ाई है। उसका अंत क्या होगा, हार या जीत? लौटते हुए मुझे प्रतिभा की आंखों में आंसू दिख रहे थे, पर उसका आत्मविश्वास भी ढाढ़स बंधा रहा था। आकाश में बादल उमड़ आए थे, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी थी। उसके भीतर चलने वाली तेज हवाओं का शोर शायद बाहर की हवाओं में खो गया था। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी लकीर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।